Focus. Ideate. Innovate. Enable. नमस्कार, पहला कदम सीजन 2 के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा आनंद। पिछले कई एपिसोड्स में हम लगातार बजट को लेकर चर्चा कर रहे थे। अब हम बात शुरू करने वाले हैं टैक्स की। जाहिर तौर पर आने वाले कुछ दिनों में हम अपनी टैक्स लायबिलिटीज और टैक्स को किस तरह से बचाया जाए इसकी जद्दोजहद में जुट जाएंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारी मुहिम पहला कदम में टैक्स एक बहुत अहम मुद्दा है। आज हम उन विकल्पों पर बात कर रहे हैं जहां आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, और न केवल सिर्फ निवेश कर सकते बल्कि उससे अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं और साथ ही टैक्स की बचत भी होगी। बतौर एक्सपर्ट इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीएनबीसी आवाज के मार्केट्स एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। सर, गुड मॉर्निंग। सर, ये बताइए, टैक्स सेविंग ऑप्शंस आखिर होते क्या हैं और सबसे बेहतर विकल्प इसमें कौन सा होता है? देखिए, हमारी जो भी आय है, चाहे हम वो बिजनेस से कमा रहे हैं या प्रोफेशन से या सैलरी से, उस आय में से कुछ छूट सरकार देती है और उस छूट को कहते हैं हम टैक्स डिडक्शन। और वो छूट इसलिए देती है, सरकार ये कहती है कि भाई आप जो कुछ भी कमा रहे हैं उसमें थोड़ी बचत की आदत डालें और उसे निवेश करें। तो उसको बढ़ावा देने के लिए आज से सरकार कहती है कि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जहां अगर आप निवेश करेंगे तो वो जितना पैसा आप निवेश कर रहे हैं वो आपकी आय में से कम हो जाएगा। और आय में से कम होने के बाद फिर जो नेट इनकम बचेगी उस पर आपको टैक्स देना होगा। तो बेसिकली आपको अपनी टैक्सेबल आय कम करने के जो तरीके हैं उन्हें हम एक तरह से आम भाषा में टैक्स डिडक्शन कहते हैं। बेसिकली वो डिडक्शन टैक्स से नहीं है, डिडक्शन आय से है। हाँ, लेकिन पर्पस तो टैक्स बचाना ही है। इसलिए कॉमन लैंग्वेज में टैक्स डिडक्शन कहा जाता है, लेकिन होता ये कि वो निवेश जिससे आपकी टैक्सेबल आय कम हो जाए, ताकि जो बची हुई आय पर जो आपको टैक्स देना हो वो कम हो जाए, ताकि आपकी टैक्स की जो देनदारी है, लायबिलिटी है, वो कम हो जाए, उसे टैक्स डिडक्शन कहा जाता है। तो ये टैक्स डिडक्शन हर एक आदमी के काम के हैं, चाहे वो किसी भी तरह की कमाई कर रहा हो, बिल्कुल किसी भी तरह की, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इसमें सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा होता है? देखिए, सबसे ज्यादा ऑप्शन जो है टैक्स बचाने का वो है सेक्शन 80C। इसके बारे में बहुत चर्चा हाँ, बड़ी पॉपुलर सेक्शन है और इसमें कई सारे आइटम्स हैं, जिसमें हाउसिंग लोन से लेकर पीपीएफ से लेकर इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और भी ढेर सारे विकल्प हैं, एनएससी। तो ये सारे विकल्प हैं जो इनमें इस सेक्शन में आपको छूट देते हैं 1.5 लाख रुपए तक की। कुछ एडिशनल छूट भी मिलती है जो हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये ध्यान रखना जरूरी कि 1.5 लाख रुपए तक की आय अगर आपको कम करनी है तो धारा 80C सेक्शन 80C में आप जो आइटम्स हैं उनमें निवेश करके उसका फायदा उठा सकते हैं। उतनी आप अपनी टैक्सेबल इनकम कम कर सकते हैं। और हम हमेशा सभी लोगों को ये राय जरूर देते हैं कि ये सेक्शन ऐसी है, इसे कभी मत छोड़िए। इसमें 1.5 लाख रुपए तक किसी के प्लान में होनी ही चाहिए। क्योंकि इसमें बेहद आकर्षक तरीके हैं टैक्स बचाने के नया, तो वो फायदा उठाना चाहिए। तो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक का पहला लिमिट है, उसके बाद एडिशनल 50,000 भी है जिसके हम बात करेंगे। तो ये फायदा जरूर उठाना चाहिए। ओके, चलिए, हमने ये तो समझ लिया कि टैक्स सेविंग ऑप्शंस क्या होते हैं और उसमें सबसे पॉपुलर जो सेक्शन 80C है उसके फायदे क्या है, क्यों होना चाहिए। इसमें जो सबसे पॉपुलर है और जो सबसे बेसिक है, जो शायद हर एक पेरेंट अपने बच्चे को बोलता है कमाई शुरू करने के साथ ही कि भैया ये जरूर खोलो, वो है पीपीएफ। राइट। तो पहले तो बताइए ये पीपीएफ होता क्या है, किस प्रकार का ऑप्शन है और कब शुरू किया जाए? मैंने तो अपने दोनों बच्चों के लिए भी खोल रखा है। जब वो माइनर थे तभी से मैंने शुरू कर दिया कि पीपीएफ तो होना चाहिए। बेसिकली आप पीपीएफ को एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये हमारा बुढ़ापे का पेंशन प्लान है। एक्चुअली क्या है, हिंदुस्तान में अब तो ठीक है, फिर भी एनपीएस और दूसरी स्कीम्स आने लगी है, म्यूचुअल फंड के बारे में लोग समझने लगे हैं। पहले लोगों को क्या था कि हमें अगर बुढ़ापे में पैसा चाहिए तो या तो आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए या फिर आपके पास गोल्ड होना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो प्रॉपर्टी और गोल्ड बेचना आसान काम नहीं है। गोल्ड बेचने जाएंगे तो वो कहते हैं ना कि समाज में आपकी इज्जत का भी सवाल आता है कि ये गोल्ड बेच रहा है। अच्छा, आप बूढ़े हो गए, आपका कंट्रोल कम हो जाता है। अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहें तो आपके बच्चे पोते आपको बेचने देंगे नहीं बेचने देंगे, वो भी सवाल है। ये भी है ना, क्या बुढ़ापे में कहाँ कहाँ घूमोगे। एग्जैक्टली। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि पीपीएफ को आप एक पेंशन प्रोडक्ट की तरह समझें और उसमें पैसा लगाएं, क्योंकि आपके पास लिक्विड पैसा है। तो पीपीएफ का मतलब है पब्लिक
प्रोविडेंट फंड। राइट। आप में से ज्यादातर लोग ईपीएफ के बारे में जानते हैं, जिसे कहते हैं हम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ क्या होता है? ईपीएफ, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो ईपीएफ में आपके एम्प्लॉयर जो है वो कुछ पैसा आपके कमाई में से, सैलरी में से काटते हैं और वो सरकार के पास जमा करवाते हैं। उतना ही पैसा वो अपनी तरफ से भी करवाते हैं, उसे कहते हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। लेकिन अगर फर्ज करें, और जाहिर सी बात है कि सारे लोग तो सर्विस करते नहीं है, जॉब करते नहीं, करते तो ऐसे लोगों के पास नहीं करते जहां ईपीएफ की फैसिलिटी हो। हाँ। तो फिर आपकी सेविंग कैसे होगी? इसके लिए सरकार ने यह तरीका निकाला है कि आप ईपीएफ नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप पीपीएफ कीजिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड है जिसमें कोई भी आदमी, अच्छा जिसका सैलरी अकाउंट है, जैसे मेरा सैलरी अकाउंट है, मेरा ईपीएफ कटता है, हर महीने मेरा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में मेरा कंट्रीब्यूशन जाता है, मेरे एम्प्लॉयर का जाता है, मेरी कंपनी का जाता है, उसके बावजूद मैं पीपीएफ का अकाउंट खोल सकता हूं। तो पीपीएफ एक एडिशनल और हो गया अपने पास में, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। तो पीपीएफ हर आदमी, टैक्स लग रहा है नहीं लग रहा है। अच्छा एक और चीज बताऊं, ऐसा जरूरी नहीं कि जो टैक्स दे रहा है वही पीपीएफ खोल सकता है। बेसिकली इसे एक पेंशन प्रोडक्ट की तरह देखें कि आपको उम्र बढ़ने के बाद पैसों की जब जरूरत पड़ेगी, टैक्स का टैक्स बच रहा है, पैसे के पैसे मिल रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए होम मेकर्स हैं या जिनके टैक्स नहीं कट रहे, क्या वैसे लोग भी इसको खोल सकते हैं? बिल्कुल, ओके। हर आदमी खोल सकता है। ओके। और इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खूबसूरती है, हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, वो ये कि ये ईईई इस कॉन्सेप्ट पर काम करता है। ईई की कॉन्सेप्ट ये कि एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, यानी कि जब आप पीपीएफ में पैसा डाल रहे हैं तब आपको टैक्स में छूट मिलती है, यानी कि आपका उतना का उतना पैसा आपकी इनकम में से कम हो गया, उस पर ब्याज की कमाई होती है, वो भी एग्जम्प्ट, ब्याज की कमाई पर टैक्स नहीं लगता। और नया सबसे बड़ी बात है कि जब आप इसमें से पैसा निकालेंगे 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद, जब भी आपकी इच्छा है, जितना भी पैसा हो उस पर भी टैक्स नहीं लगता। तो मतलब इसमें कहीं आपको टैक्स देना ही नहीं है। और यही सबसे बड़ी खूबसूरती इस प्रोडक्ट की, और इसी वजह से ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, फेमस भी है। तो जैसा कि मैं समझ रहा हूँ, आपने कहा कि इसे बतौर रिटायरमेंट के प्रोडक्ट की तरह देखना चाहिए, यानी कि इसकी शुरुआत भी जितना जल्दी की जाए उतना बेटर। हाँ, जिस दिन से आपको लगेगा आप कभी न कभी रिटायर होंगे उसी दिन से शुरुआत कर लीजिए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ये सोचते हैं कि करियर की शुरुआत में ये सोचते हैं, अरे अभी से रिटायरमेंट क्या सोचना है, अभी तो करियर बनाना है, अभी तो हमको एक मुकाम पर पहुंचना है। वो विचार रखना अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली कभी तो रिटायर होना पड़ेगा। और भले ही आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, अच्छी डिग्री, अच्छा जॉब है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद आपको रिटायरमेंट के लिए तभी से प्लान कर लेना जरूरी है। तो अगर आप सेफ सिक्योर इन्वेस्टमेंट एक रिटायरमेंट के लिहाज से करना चाहते हैं तो फिर पीपीएफ अच्छा ऑप्शन है। जितना जल्दी शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है न सिर्फ पीपीएफ बल्कि कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कोई इंश्योरेंस हो, चाहे कोई म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाना चाहें, तो इन्वेस्टमेंट की सबसे बढ़िया चीज वही है कि जितना जल्दी शुरू करें उतना आपके लिए फायदेमंद है, और वही हाल पीपीएफ का भी है। ओके, टाइम पीरियड कितना है? इतना तो समझ में आ गया कि ये एक लंबी अवधि का निवेश है, लंबी अवधि की स्कीम है, लेकिन कितना लंबा? व्हाट्स द नंबर? मिनिमम आपको पीपीएफ अकाउंट 15 साल के लिए खोलना होता है। ओके। 15 साल से कम का नहीं खुलता। और मान लीजिए मुझे लंबा करना है तो 15 साल के बाद क्या होगा? आपका पहला पीरियड खत्म हो जाएगा। उसके बाद जिस बैंक में आपने पीपीएफ खुलवाया वहां आप जाए, एक लेटर दे दें, सिंपल है कि मैं 5 साल के लिए एक्सटेंड करना चाहता हूँ, और 5 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। अच्छा, ये एक्सटेंशन जो मिलता है 5-5 साल का मिलता है, एक बार में 5 साल। आपको जितनी बार करवाना करवाइए, लेकिन 5 साल तक फिर आगे और आपको कंटिन्यू करना होगा। जैसे मैं मेरा एग्जांपल दूं, मेरा पहला 15 साल पूरा हो चुका है, उसके बाद मैंने 5 साल का एक्सटेंशन करवाया, तो मेरा अभी एक्सटेंशन पीरियड चल रहा है। अगर मुझे लगता है ये 5 साल पूरा होने के बाद मुझे लगता है और आगे चलना चाहिए, मैं फिर से एक लेटर दूंगा। और बड़ा सिंपल है, कोई उसमें बड़ी मुश्किल काम नहीं है कि कोई बड़ी अप्रूवल्स लगती हो, ये कुछ नहीं, खाली एक लेटर सिंपल दे दीजिए, मेरा 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दीजिए, एक्सटेंड हो जाएगा। ऑलराइट, ग्रेट। चलिए, ये तो समझ लिया टाइम फ्रेम कैसा है, किसके लिए सूटेबल है, लेकिन पैसा हम कितना डाल सकते हैं? मिनिमम, मैक्सिमम कितना? अच्छा देखिए, इसमें सिंपल चीज है, नेहा, क्या है कि आप पीपीएफ अकाउंट तो 100 रुपए से ही खुलवा सकते हैं। ओह ग्रेट। मिनिमम 100 रुपए है अकाउंट खोलने के लिए, लेकिन उसके बाद हर साल आपको मिनिमम 500 रुपए उसमें डालना पड़ेगा। ये क्लियर है पूरे एक फाइनेंशियल ईयर? हाँ हाँ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो है वो ये कि आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का पैसा डालने की छूट है। मैक्सिमम ओके। 1.5 लाख से ज्यादा आप निवेश नहीं कर सकते। ओके। क्योंकि उसका रीजन है, देखिए
रीजन क्या है? पीपीएफ में आप जो भी पैसा डाल रहे हैं, डालते वक्त छूट है, इंटरेस्ट पे छूट है, निकालते वक्त छूट है, तो सरकार नहीं चाहती कि अनाप शनाप छूट आपको दी जाए। राइट, उसके पीछे ये कारण है। तो आप हर साल पर अकाउंट मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं। 1.5 लाख रुपए से ज्यादा डालना आपके लिए अलाउ नहीं। तो आपकी ऊपर की लिमिट भी होगी 1.5 लाख रुपए, और नीचे आप हर महीने फिर एक बार अकाउंट खोल दिया आपने 100 रुपए से। अच्छा, इसमें एक सबसे खास बात ये ध्यान रखना जरूरी है, 100 रुपए से अकाउंट खोल दिया, हर साल 500 रुपए आपको डालना जरूरी है, लेकिन आप ब्रेक नहीं कर सकते। 500 रुपए मिनिमम डालना ही पड़ेगा आपको। इसलिए मैं जितने पीपीएफ वाले जिन लोगों अमाउंट बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ा सकते हैं 500 के बाद आप 100 के मल्टीपल पर बढ़ा दें। लेकिन एक चीज इसमें नेहा बहुत ध्यान रखनी जरूरी थी, वो ये कि आप पीपीएफ भूले नहीं डालना, क्योंकि अकाउंट आप बीच में बंद नहीं कर सकते। इसकी एक ही नेगेटिव पॉइंट है क्या, लेकिन नेगेटिव पॉइंट के साथ अगर आप देखें तो करना कितना है, 500 में तो आपका अकाउंट चल ही रहा है। 500 रुपए साल का डालना कोई बड़ी बात थोड़ी है, आसान है। लेकिन सवाल ये नहीं कि आपके पास 500 रुपए नहीं, सवाल ये कि आप भूल जाते हैं। तो इस भूलने का जो एक रीजन है, उसका एक तरीका सिंपल मैं बताता हूँ, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। आप अप्रैल के महीने में ही पैसा डाल दीजिए। That's the best time. मार्च तक इंतजार मत कीजिए कि फरवरी मार्च आया आप मेरी टैक्स भरने का पीपीएफ में डाला नहीं, डालता हूँ लास्ट डेट के लिए। मैं तो बोलता हूँ अप्रैल के पहले हफ्ते में, अप्रैल की सैलरी आते ही तुरंत आप पहले पीपीएफ में पैसा डाल दीजिए, ताकि क्या होगा, आपके भूलने का ये झंझट ही खत्म। ओके, चलिए, तो हमने ये समझ लिया कि टैक्स सेविंग ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं, सेक्शन 80C के क्या क्या फायदे होते हैं, पीपीएफ किस प्रकार का स्कीम है, टैक्स सेविंग स्कीम है, हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने कुछ पहलू समझे हैं, लेकिन कुछ पहलू और भी समझने हैं। मिसाल के तौर पर कि अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, कौन ये अकाउंट खोल सकता है, इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होता है, इन सब पर हम अनिल जी से करेंगे चर्चा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पहला कदम सीजन 2। हम पीपीएफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से आप अपनी टैक्स की बचत कर सकते हैं, उस पर कमाई भी कर सकते हैं, और आगे जाके आप अपने रिटायरमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी फोकस कर सकते हैं। अनिल जी, हमने ये तो समझ लिया कि इसके लिए सूटेबल है, इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है, वगैरह वगैरह। ये अकाउंट खोला कैसे जाए और किस प्रकार के अकाउंट्स इसमें खुल सकते हैं? देखिए, पीपीएफ 2 जगह खोला जाता है आमतौर पर। सबसे ज्यादा पॉपुलर जगह तो वो पोस्ट ऑफिस है, और इसकी वजह ये थी कि पहले क्या था, गांव में बैंक की ब्रांचेस तो होती नहीं थी, अभी भी वैसे ही अभी भी काफी कम है, सही है। तो पीपीएफ इस वजह से पोस्ट ऑफिस में खोला जाता था, फिर सरकारी बैंक्स में। अच्छा, अब तो प्राइवेट बैंक्स भी पीपीएफ खोलना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। ये अभी ऑनलाइन भी मिलते हैं, ऑनलाइन हो गया, अभी ये हाल ही में हुआ। तो मैंने भी अपने कुछ पीपीएफ अकाउंट प्राइवेट सरकारी बैंक से। अच्छा, आपका जो एग्जिस्टिंग पीपीएफ अकाउंट अगर कहीं और है, पोस्ट ऑफिस में या किसी सरकारी बैंक में, और आपको लगे कि नहीं मुझे प्राइवेट बैंक में शिफ्ट करना, तो आप कर सकते हैं। ओह, दिस आई डोंट नो। हाँ, तो सिंपल है, एक लेटर दीजिए, पैसा आपको नहीं मिलेगा। क्या होगा, समझिए आपका किसी एक बैंक में है, और आपको किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट करना है। कई बार नॉट नेसेसरी कि आप सरकारी से प्राइवेट में करें। कई बार जैसे मैंने पीपीएफ अकाउंट ऐसे बैंक में खोल रखा था जो मेरे घर के पास में था, ब्रांच वहां पे थी, कन्वीनियंस थी। इसमें शायद दिक्कत एक ये है जो अब तक मैंने फेस की, कि जिस ब्रांच में पीपीएफ अकाउंट वहीं जाके आपको पैसा जमा कराना होता है। नहीं, अब तो आप ऑनलाइन, अब ये हुआ है ऑनलाइन, इसीलिए तो अभी ये सारी जगह तो ऑनलाइन है नहीं। तो जहां ऑनलाइन है, या तो जहां ऑनलाइन है आप उस बैंक में शिफ्ट हो जाएं। अगर ऑनलाइन नहीं है तो फिर आपको, फिर कई बार ये भी होता है कि फिर मैं ऐसे बैंक में खुलवा दूं जो मेरे घर के आसपास है, ताकि फिजिकली वहीं। हाँ, तो मैंने एक शिफ्ट भी करवाया है। तो पीपीएफ में सिंपल ये है कि आप अब किसी भी, हाँ, जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें आपको चेक करना होगा वो बैंक पीपीएफ की फैसिलिटी देता है या नहीं देता। सारे नहीं देते हैं, दिग्गज बैंक तो सारे देते हैं, बैंक सारे देते हैं, सारे देते हैं। तो वहां आप खुलवा सकते हैं। तो आपके पास तीनों ही ऑप्शन है, पोस्ट ऑफिस, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, ये सब पीपीएफ खोलते हैं। ओके, सिंपल, ठीक है। जगह हमने समझ ली। किस किस टाइप के अकाउंट्स खोल सकते हैं? अकाउंट सिंपल है, इंडिविजुअल अकाउंट खुलता है, मतलब नहीं, कोई ज्वाइंट नहीं, कोई कुछ नहीं। नेहा आनंद तो नेहा आनंद ही खुलेगा, अनिल सिंह भी तो अनिल सिंह भी खुलेगा। ऐसा नहीं कि वाइफ के साथ ज्वाइंट हो गया, बेटे के साथ बेटी के साथ ज्वाइंट हो गया, इसमें ज्वाइंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1, एचयूएफ में भी नहीं खुलता, क्योंकि इस सरकार का इरादा है पेंशन देने का। पेंशन एचयूएफ को नहीं चाहिए होती, इंडिविजुअल को चाहिए होती। पहले था 2005 तक ऐसा था कि एचयूएफ के भी पीपीएफ अकाउंट खुलते थे। तो अगर वो खुले हुए चल रहे हैं तो चलते रहेंगे,
अब आज मैं जाके खोलना चाहूँ कि फ्रेश नहीं खोलेंगे। हाँ, तो अब फ्रेश नहीं खोलेंगे। दूसरा, तीसरा है कि नॉन रेजिडेंट एनआरआईज, उनके अकाउंट भी नहीं खुलते, पहले खुलते थे। ये भी धीमे धीमे सरकार को समझ में आ रहा है कि पहले खुले तो वो चालू रख सकते हैं, वो चालू रख सकते हैं। तो उनके लिए भी हो गया। दूसरा, हाँ, एक चीज और है इसमें कि आप अपने बच्चों के नाम पे पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, कितने भी छोटे हो। हाँ, कितने माइनर है तो भी खोल सकते हैं। हाँ, लेकिन बच्चों के नाम पे, पोतों के नाम पे नहीं, पोतों के नाम पे नहीं, ऐसा नहीं, ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम पे नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं खोल सकते। हाँ, मतलब दादा अगर अपने पोते के नाम पे खोलना चाहे तो नहीं खोल सकता, पिता अपने बच्चे के नाम पे खोलना चाहे खोल सकता है। लेकिन इसमें एक कैच है, चूंकि सरकार का इरादा क्या है कि 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पे हमको छूट देनी है, तो अगर आप अपना माइनर बच्चे के नाम पे कोई पीपीएफ खोलते भी तो आप उसकी जो भी पीपीएफ का जो अमाउंट है टैक्स के पर्पज से, ये सब पर्पज से आपका गिना जाएगा। ओ, इसका मतलब कि 1.5 लाख मुझे यहाँ भी मिल गया, 1.5 लाख वहाँ, तो वैसा नहीं हाँ, ये जरूर हो सकता है। 1.5 लाख की छूट मुझे मेरे नाम पे मिल गई, 1.5 लाख की वाइफ के अकाउंट में मिल गई। अगर मेरा मेजर सन या डॉटर है तो उसका अकाउंट है तो 1.5 लाख की उसके अकाउंट में भी। मेरा माइनर वाला जो है ना वो पेरेंट के इसमें जुड़ जाएगा और उसको और आपको मिला के 1.5 लाख रुपए डालने के। अच्छा, एक और चीज बताऊं, आप 1.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा कराने की कोशिश करेंगे ना पीपीएफ में तो लेगा ही नहीं, लेगा भी नहीं, तो लिमिट है। लिमिट है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि भूल से भी या जानते कि चलो मिल रहा है ट्राई मार लेते हैं, करके देखते हैं। अब तो जो कंप्यूटराइज हो गया ना, पहले तो कभी कभार गलती से चेक चला भी जाता था, अब तो सब कंप्यूटराइज। अगर आप पहले से 1.5 लाख रुपए गए हुए उस फाइनेंशियल ईयर में, दूसरा चेक भेजेंगे तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, बार हो जाएगा। चलिए, ये तो हमने समझ लिया। ये बताइए कि इंटरेस्ट इस पे जो ब्याज होती हैं वो डिसाइड कैसे होती हैं और अप्लाई लगती कैसे हैं इस पे? सरकार डिसाइड करती है कि पीपीएफ पे कितना ब्याज दिया जाएगा। और ये ब्याज पहले तो फिक्स रहता था कि जब तक ना बदला जाए यही चलेगा। अब क्या हो गया कि सरकार को समझ में आ रहा है कि धीमे धीमे ब्याज दरें हो रही है कम, अब आप ज्यादा इंटरेस्ट कब तक देते रहेंगे? सही बात है। तो पहले कई सालों तक ये चल रहा था। पहले जो ब्याज दर चल रही थी वो थी 8.7%, 8.7%। अभी सरकार ने लेटेस्ट जो इस साल के लिए ब्याज दर तय की वो है 8.1%, 8.1%, यानी कि 0.6% ब्याज दर कम हो गई। कम कब होती है? अचानक से नहीं, फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि सरकार ने ये डिसाइड किया कि हर तिमाही में हम रिव्यू करेंगे, यानी कि मैक्स। अब वो कम ज्यादा करे ना करे अलग बात है। अच्छा, कम होने का मतलब ये नहीं कि ज्यादा नहीं हो सकती, रिव्यू करती है सरकार। रिव्यू में ऊपर भी कर सकती है, नीचे भी कर सकती है, लेकिन अभी तक जो हो रहा है वो नीचे ही ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, ऊपर तो हो नहीं रहा। तो हर तिमाही के अंत में सरकार फैसला लेती है कि पीपीएफ की ब्याज दर में कोई बदलाव करने की जरूरत है क्या, और अगर उन्हें लगता है कि बदलाव करने की जरूरत है तो वो ब्याज दर उस समय से लागू हो जाती है। अब आपने पैसा कभी भी डाला हो, पुराना पैसा जितना भी पड़ा हुआ है वो प्लस आज का पैसा, अब जो आप नया डाल रहे हो, सब में आपको नई ब्याज दर से पैसा मिलेगा पूरे कॉर्पस पे। हाँ, तो अब जैसे मैंने अगर आज के 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले, जैसे मैंने 15 साल पहले पीपीएफ शुरू किया, तब तो 12-13% ब्याज मिलता था, ठीक है। तो समझो आप ये मत मान के चलो कि लाइफ लॉन्ग आपको वही ब्याज दर मिलेगी। राइट। ब्याज दर अब वो फ्लेक्सिबल हो गई है, बदलती रहती है। अच्छा, इसमें पैसा जमा कराने का एक और इंटरेस्टिंग तरीका ये भी है कि ब्याज जो आपको मिलता है वो 5 तारीख, किसी भी महीने की 5 तारीख तक जो आपने पैसा जमा कराया है उसी पर मिलता है। ओह गॉड, दिस वाज न्यू टू मी। तो अगर समझिए आपने 6 तारीख को पैसा जमा कराया है तब तो उस महीने का काउंट, उस महीने का ब्याज गया आपको। ओह माय गॉड। हाँ, तो आप फटाफट करा दें, ज्यादा बढ़िया, नहीं तो अगले महीने से आपको मिलेगा, ठीक है, मिलेगा, लेकिन अगले महीने से मिलेगा। तो 1 महीने का आपका ब्याज गया। तो इसमें 5 तारीख के पहले ऐसा सेविंग बैंक में बहुत सारे बैंक्स करते थे कि 10 तारीख के पहले जिसने सेविंग बैंक में पैसा डाला उसी को ब्याज मिलता था, और वो भी महीने के मिनिमम बैलेंस पर। तो अब धीमे धीमे सब चीजें बदल रही, कैलकुलेशन भी फास्ट हो गई। तो 2-3 चीजें इसमें ध्यान रखने की बात है। पहली बात है कि ब्याज दरें बदल सकती है, बदलेंगी, पक्के तौर पर बदलेंगी, साल में 4 बार बदल सकती है मैक्सिमम, जरूरी नहीं बदले, लेकिन साल में हर क्वार्टर के बाद सरकार रिव्यू करती है। इस समय 8.1% है, हो सकता है कम ज्यादा हो जाए। तो ये ब्याज दरों को लेकर, और आपका पुराना पैसा कितना भी किसी भी वक्त डाला हो, ब्याज दर उस वक्त जो बदली हुई होगी वो एप्लीकेबल होगी। ओके। अच्छा, इसमें एक और चीज बताऊं, समझिए मेरा 15 साल से पीपीएफ चल रहा है, और पीपीएफ में जाहिर सी बात है कि पैसा तो पड़ा है मेरा, ब्याज भी आया है,
ब्याज भी पड़ा है। राइट। तो इसमें मजे की बात मालूम है क्या है? क्या? दोनों पे ब्याज मिलता है। ओह, तो आपका इकट्ठा समझिए आपने 15 साल में 20 लाख रुपए जमा किए। हाँ। तो 20 लाख रुपए पर अगर 15 साल में आपको 4-5 लाख रुपए ब्याज भी मिले, तो हर साल आपका जो हर क्वार्टर में जो भी होगा, हर महीने के बाद जो आपका अपडेट होगा, हाँ। तो आपको दोनों पे मिलता है ब्याज। मतलब आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे भी एंड जो इंटरेस्ट मिला है जो उस पड़ा पे है, भी। जो साल के अंत में जितना पैसा आपका है ना, उस पे ब्याज मिलता है। तो अच्छा। ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, उस पे भी टैक्स नहीं है। और नो वंडर इतना पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन ये जरूर है कि ब्याज दरों में कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। उस हिसाब से आपका एडजस्टमेंट आपको ध्यान में रखना जरूरी, क्योंकि कई बार अगर आप सिर्फ रिटायरमेंट के लिहाज से प्लान कर रहे हैं, आप ये सोच के कर रहे हैं 10% मिलेगा, 12% मिलेगा, या अभी आप सोचिए कि 8% तो मिलेगा ही लाइफ लॉन्ग। ऐसा नहीं हो सकता। आप हम रिटायर हो तब तक ये 6% हो जाए, 7 हो जाए, 5 हो जाए, यू नेवर नो। हमने समझ तो लिया कि कौन कर सकता है पीपीएफ में निवेश, किस प्रकार से ब्याज दरें लगती हैं, एवरीथिंग। ये बताइए कि इसमें डिपॉजिट के तरीके क्या है और कितने बार एक फाइनेंशियल ईयर में कितने बार इसमें मैं पैसा डाल सकती हूँ? देखिए, चूंकि पोस्ट ऑफिस में सबसे पहले पीपीएफ की शुरुआत हुई है, तो पोस्ट ऑफिस में जनरली लोग कैश जमा करवाते हैं। तो कैश जमा करवाना तो सबसे इजीएस्ट ऑप्शन, और वो सब लोग करते हैं। तो चाहे बैंक में हो चाहे पोस्ट ऑफिस में हो, कैश आप जमा करवा सकते हैं। दूसरा तरीका सिंपल है, चेक दे दीजिए, आपका चेक भी एक्सेप्ट किया जाएगा। अच्छा। तीसरा तरीका अब ये, चूंकि अब जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, डिमांड ड्राफ्ट, चाहे तो आप डीडी बनाकर भी दे दीजिए पीपीएफ, और उसमें अकाउंट भी ऐसे ही खुलता है, पीपीएफ अकाउंट बैंक ऑफ सो एंड सो, अकाउंट नंबर ये, इस तरह का चेक पे लिखा जाता है या ड्राफ्ट पे लिखा जाता है, वो बना दिए। और अब से सबसे आसान तरीका भी जो आ गया है, अगर इंटरनेट पे डायरेक्ट ऑनलाइन अपने अकाउंट में से ट्रांसफर किया, पीपीएफ में हो गया आपके सामने। तो ये चारों तरीके हैं जिससे आप पीपीएफ में पैसा जमा करा सकते हैं। लेकिन मोस्ट पॉपुलर अभी भी ये है, अब चेक सबसे मोस्ट पॉपुलर हो गया है। पहले कैश सबसे ज्यादा पॉपुलर था, और अब धीमे धीमे ऑनलाइन वाला जो होगा वो लोगों को पसंद आएगा। तो अनिल जी ये बताइए, तरीके तो समझ ली कैसे कैसे हम पैसे डाल सकते हैं, कितने बार डाल सकते हैं? एक साल में 12 बार मैक्सिमम। 12 पेमेंट आप साल भर में कर सकते हैं, और हर महीने मैक्सिमम 2। यानी कि किसी एक महीने में आपने 2 कर लिए, लेकिन कुल मिलाकर पूरे साल में, महीने में मैक्सिमम 2 है, साल में मैक्सिमम 12 है। तो जब आप पीपीएफ की प्लानिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सैलरी है और एक साथ अगर पीपीएफ नहीं डालना है, मैं तो सजेस्ट ये करता हूं कि जैसे साल की शुरुआत में पैसा आया है, साल की शुरुआत मतलब फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में अगर आपकी जेब अलाउ करती है, तो डाल के खत्म, पहली 2 अप्रैल को डाल के खत्म करिए, ताकि 8.1% का ब्याज टैक्स भी तो आना शुरू हो जाए। इससे बढ़िया क्या है, पहला नंबर। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, तो आप अपनी ड्यूरेशन तय कर सकते हैं, और सबसे बढ़िया है कि नहीं तो मंथली कर लीजिए। हर महीने की पहली 2 तारीख को आप पैसा डालना शुरू कर दीजिए। अभी तक डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी नहीं हुई है, मैं चाहता हूं कि कभी पीपीएफ में ये भी फैसिलिटी मिल जाए, डायरेक्ट डेबिट फैसिलिटी। तो क्या बस आपका वो भी झंझट खत्म कि ऑनलाइन भी नहीं करना पड़े। तो लेकिन हाँ, एक महीने में मैक्सिमम 2 बार डाल सकते हैं, और साल भर में मैक्सिमम 12 बार आप पैसा डाल सकते हैं। तो ये लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं। और अमाउंट की लिमिट तो आपको बताइए, बिल्कुल 1.5 लाख। 1.5 लाख, उससे ज्यादा नहीं। ऑलराइट, चलिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हमने पीपीएफ को बड़े विस्तार तरीके से समझा, इसके अलग अलग पहलुओं को जाना। कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बारे में हम करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। पीपीएफ के बारे में हमने विस्तार से समझा, आपके लिए किस प्रकार से वो फायदेमंद है, कैसे कैसे अकाउंट्स आप इसमें खोल सकते हैं, आपको कितना यहां पर मैक्सिमम लिमिट का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ और भी विकल्प हैं जिनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। उसमें आते हैं बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट्स, और इनके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन अब विस्तार से अनिल जी से जानते हैं कि ये किस प्रकार के होते हैं, कैसे फायदेमंद है। अनिल जी, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स हमारे लिए कोई नए नहीं है, लेकिन इनके बेसिक फीचर्स क्या है, सेक्शन 80C में ये कितने फायदेमंद हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सेक्शन 80C में बेनिफिट किस चीज का मिलता है। है एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, लेकिन ये दूसरे फिक्स्ड डिपॉजिट से अलग है। कैसे? समझिए, आज आप बैंक में गई, आपने 3 महीने की एफडी करवाई, 6 महीने की, साल भर की, 2 साल की, इवन 5 साल की। और आप ये सोचिए कि मुझे सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है।
अच्छा, हर एक एफडी पर नहीं है, सिर्फ एक ही एफडी पर यह बेनिफिट मिलता है। किस पे? और उस एफडी को कहा जाता है टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट। तो आपको बैंक में जाकर स्पेसिफिकली कहना होगा हाँ, कि मुझे एफडी जो खुलवानी है वो टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट खुलवानी है, और ये सिर्फ एक टेन्योर के लिए, एक ही अवधि के लिए, हाँ। 5 साल। ओ, तो वो जो छोटे आते हैं 1 साल 2 साल उस पे नहीं हाँ, मिलेगा। ये फर्क समझना जरूरी है ना। तो 5 साल के लिए अगर आपको एक एफडी करवानी, अब आपको डिसाइड एक ही चीज करनी है। अगर आपने 5 साल की एफडी कराने का मन बना लिया है तो वो 5 साल की एफडी आप टैक्स सेविंग में करवाना चाहते हैं या नॉर्मल करवाना चाहते हैं, यही सोचना है। तो जाहिर सी बात है आप ये कहेंगे कि टैक्स सेविंग बेनिफिट है तो मैं वही लूंगा। हाँ, टैक्स बेनिफिट है तो वही लेना, लेकिन उसमें आगे कुछ और रीजन है जिसकी वजह से दोनों में फर्क है, वो हम बताएंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि 5 साल के लिए होती है, टैक्स सेविंग एफडी के नाम से होती है, और आपको जाकर स्पेसिफिकली बोलना होगा तो जाके बैंक ये खोलेगा। अगर खाली जाके बोलेंगे मुझे 5 साल की एफडी खोलनी है तो बैंक नॉर्मल एफडी आपको दे देगा और उस पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ये तो समझ लिया बैंक फिक्स डिपॉजिट है तो बैंक में ही खुलेगा। बिल्कुल। क्या हर बैंक में ये अवेलेबल है इस तरह की फैसिलिटी? सरकारी बैंक्स में तो है, ओके। प्राइवेट बैंक्स का मुझे अभी तक अंदाजा नहीं कि उन्होंने ये शुरुआत कर दी है या नहीं की है। अच्छा। लेकिन हाँ, जो गवर्नमेंट की जो मान्यता प्राप्त शेड्यूल्ड बैंक हैं उनमें आप ये तमाम जो सरकारी बैंक्स हैं उनमें आप ये एफडी खुलवा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए अनिल जी, पीपीएफ में तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि उसमें इंटरेस्ट रेट अब चेंज होने लगे हैं, सरकार हर एक क्वार्टर में रिव्यू करती है। क्या इसमें जो इंटरेस्ट रेट है उसमें भी 5 सालों में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं? हाँ, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज पीपीएफ के सामने यही है कि इसमें ब्याज दरें बदलती नहीं है। आज आपने जिस ब्याज दर पर लगा दिया, आपकी ब्याज दर वो फिक्स हो गई। फिर ब्याज दर कम हो या ज्यादा हो, आपके इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो पहला एडवांटेज पीपीएफ के मुकाबले में इसमें ब्याज दर का है। पीपीएफ में साल में 4 बार बदल सकती है, इसमें एक भी बार नहीं बदलेगी। दूसरा एडवांटेज क्या है? क्या? दूसरा एडवांटेज ये है कि पीपीएफ में आपको मिनिमम 15 साल के लिए पीपीएफ खोलना है। हाँ। ये सिर्फ 5 साल के लिए। तो ये 2 एडवांटेज आप कह सकते हैं पीपीएफ के सामने है। लेकिन सारे एडवांटेजेस नहीं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। ओके, चलिए वो तो हम चर्चा करेंगे। हाँ। डिपॉजिट के जो तरीके आपने पीपीएफ में बताए थे कि साल में, फाइनेंशियल ईयर में आप 12 बार कर सकते हैं, 1 महीने में 2 बार। इसमें डिपॉजिट की तो एक ही बार है, एफडी एक होगी 5 साल, आपको एक ही बार में करना है, एक बार में लगा देना, कुछ बढ़ा, मतलब आप चाहें तो साल में कई बार एफडी कर सकती हैं। हाँ। वो इश्यू नहीं है, लेकिन आपका जो मैक्सिमम अमाउंट होगा वो 1.5 लाख के ऊपर नहीं जा सकता, बिकॉज वो सेक्शन 80C का फीचर है। हाँ, अच्छा, दूसरी बात एक और इसमें नेहा ये कि ऐसा नहीं कि 1.5 लाख का बेनिफिट आपने पीपीएफ में ले लिया, 1.5 लाख का बेनिफिट टैक्स सेविंग एफडी में ले लिया, ये नहीं। सेक्शन 80C की जो लिमिट है वो सब मिलाकर है। ओके, ऐसा नहीं, ऐसा करते जाके तो पता चला कि सारी प्लानिंग लग रहा है। वो मत सोचिए। आप कुल मिलाकर मैक्सिमम 1.5 लाख का बेनिफिट ले सकती सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मिलाकर। तो पीपीएफ अभी आगे हम और बहुत सारे हैं मेरे पास जो मैं बताऊंगा, फिर आप सोचिएगा कि मेरे लिए बेस्ट कौन सा है। तो अभी तो ये तो चलने वाले हैं कई एपिसोड, क्योंकि टैक्स प्लानिंग का वक्त है, मार्च आ रहा है, तो सबको समझना है कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है। तो कई बार लोग पूछते हैं सबसे बढ़िया क्या है और कहाँ लगाऊं। तो सबसे बढ़िया का जवाब आप खुद लें, हम ना बताएं। और वो कब लेंगे? जब आपको सारे प्रोडक्ट समझ में आ जाएंगे, तब आपको पता चलेगा मेरे लिए सबसे बढ़िया कौन सा है। ओके, अनिल जी, लॉक इन इसमें 5 साल का है, लेकिन जैसे कहा कि पीपीएफ में विड्रॉल के एक तरीके हैं, मान लीजिए मुझे अगर पहले समय से पहले निकालना है, क्या इसमें भी कुछ वैसे प्रावधान, क्या उस तरह के फीचर्स हैं इसमें? बिल्कुल नहीं। तो ये बड़ा डिसएडवांटेज है पीपीएफ के मुकाबले में कि एक बार आपने पैसा डाल दिया, आप 5 साल के पहले निकाल नहीं सकते। मान लीजिए निकालना है तो नहीं, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा? मतलब 5 साल बाद पूरा मिलेगा, लेकिन 5 साल के पहले नहीं। अच्छा, नॉर्मल एफडी से इस एफडी में भी यही फर्क है। ओके, नहीं तो हर नॉर्मल एफडी में सपोज मैं अगर 5 साल की कोई एफडी करवा रहा हूं तो मैं टैक्स बेनिफिट क्यों ना लूं, राइट? लेकिन नॉर्मल एफडी के मुकाबले में इसमें ये एक डिसएडवांटेज है। नॉर्मल एफडी में क्या होता है, अगर आपको पैसा चाहिए 5 साल की करवाई, आप उसके सामने लोन ले सकते हैं, उसके सामने 1% हायर इंटरेस्ट देके पूरा पैसा वापस दे, पूरा 90% तक तो आराम से हर बैंक दे देता है। अच्छा, ठीक है। हाँ। लेकिन इसमें वो फैसिलिटी नहीं है। तो एक बार आपने पैसा, ये है ना कि ये 5 साल के लिए लॉक इन है। हाँ। लॉक इन मतलब आपने पैसे ताले में रख दिए, भूल जाओ, अब इसे निकाल नहीं सकते, आप 5 साल बाद ही निकाल सकते हो। हाँ। तो आपकी इंटरेस्ट रेट फिक्स है, समय फिक्स है और टैक्स बेनिफिट फिक्स है। लेकिन इसमें लिक्विडिटी वाला मामला है,
अभी यही वजह कि इसको 15 साल के बजाय लॉक इन 5 साल का है। पीपीएफ में 15 साल तक आपको पीपीएफ चलाना पड़ता है, लेकिन उसमें यह है कि 5-6 साल बाद आप पैसा निकाल सकते हैं 700 साल से। तो इसमें एक चीज क्लियर कट है कि इसमें आप 5 साल के पहले पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बहुत साफ है। अनिल जी, आपने कहा कि इसमें भी मैक्सिमम लिमिट है वो 1.5 लाख की है। मिनिमम अमाउंट से कितने से शुरू कर सकते हैं एफडी? 100 रुपए से। इसमें भी? हाँ, सेम सिंपल। 100 रुपए के मल्टीपल पर जितना आपको पैसा डालना है, 100 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक एक फाइनेंशियल ईयर में आप एफडी करवा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट। और टैक्स बेनिफिट तो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर 1.5 लाख तक के लिए ही मिलेगा। हाँ, लेकिन इसमें एक बड़ा फर्क और है टैक्स बेनिफिट में, वो समझना जरूरी है। और वो समझने के बाद शायद आपको पसंद ना आए। वो ये है कि पीपीएफ में क्या होता है, नया आपने पैसा जमा करवाया, उस समय टैक्स बेनिफिट मिल गया, साल के अंत में आपको ब्याज मिलेगा, ब्याज पे टैक्स नहीं लगता। इसमें नहीं है ऐसा। जो ब्याज मिलेगा आपको 5 साल के अंत पे, उस पर टैक्स लगेगा। तो ब्याज आपका टैक्स नहीं है, खाली इसमें एग्जम्पशन है और आखिर में मैच्योरिटी पर एग्जम्पशन है, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट का। तो ब्याज जो आप कमा रहे हो ना, उस पर टैक्स लगेगा। और टैक्स कितना लगेगा? ये जो ब्याज आएगा आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम टैक्स का जब आप रिटर्न भरते हैं तो अलग अलग मद होती है जिसमें आप ये अपनी इनकम डालते हैं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एक कॉलम होता है जिसमें बैंक इंटरेस्ट होता है। उस बैंक इंटरेस्ट वाले कॉलम में ये अमाउंट जाएगा। तो अगर आप जैसे हाईएस्ट टैक्स स्लैब में हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए 30% ब्याज हो गया। 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम वाले तो आपके लिए 34% ब्याज लग गया। तो ब्याज लगी, माफ कीजिएगा, टैक्स लग गया। हाँ, तो अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम वाले हैं ओवरऑल, तो 34%, 1 करोड़ तक की इनकम वाले हैं तो 30%। तो बेसिकली आपकी जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपको ब्याज पर इंटरेस्ट भरना होगा। तो समझिए आपने 5 साल की एफडी की टैक्स सेविंग में 9%, ठीक है। तो आपका 9% में क्या हो गया? पहले तो टैक्स बेनिफिट मिल गया, वो अपनी जगह है, लेकिन ये अमाउंट पे मिला। जो ब्याज आ रहा है, ब्याज के ऊपर आपको फिर टैक्स भरना ही पड़ेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा हो रही है। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। किस प्रकार के टैक्स सेविंग ऑप्शंस हमारे पास देश में मौजूद हैं और आपको किनसे फायदा होगा, इस सब पर हमारी चर्चा जारी है। अनिल जी, आपने ये तो बताया कि ईईई वाला प्रावधान बैंक फिक्स डिपॉजिट्स में नहीं है, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट। हाँ, तो ये बताइए कि फिर टैक्स लगता कैसे है? देखिए, सिंपल है। 2 तरीके से टैक्स लगेगा आपका। एक तो आपकी जो इंटरेस्ट की कमाई है वही टैक्सेबल है, और जैसा मैंने बताया कि उसको आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना होता है। लेकिन इसके पहले एक दिक्कत है। क्या दिक्कत? ये कि जब आपको टैक्स की इंटरेस्ट की कमाई होती है, अगर आपकी इंटरेस्ट की कमाई सालाना 10,000 रुपए से ज्यादा है, सालाना, ओके। और वो सिर्फ इस एफडी की बात नहीं कर रहा मैं, आपका सेविंग बैंक, करंट बैंक, दूसरी एफडी, आरडी, जो भी है, सब मिला के अगर आप सालाना 10,000 रुपए से ज्यादा बैंक इंटरेस्ट कमा रहे हैं, तो सरकार बोलती है कि टीडीएस कटेगा। ठीक है। अब आपने पैन नंबर दे दिया, तब तो टीडीएस कटेगा आपका 10%। अच्छा, 10,000 रुपए से ज्यादा पैन नंबर दिया हुआ है, पैन कार्ड, तो 10%, तो 10% टैक्स कटेगा। ठीक है। 10,000 रुपए से ज्यादा है, पैन कार्ड नहीं दिया, तो सीधा 30% टीडीएस। हाँ, तब सरकार ये मान के चलती कि आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में एक बार पूरा ही ले लो, आपको पैसे की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या है इसमें, ये आपको बैंक को बताना है, बताना पड़ता है। बैंक में एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म नाम बोल रहा हूँ, 15GH ऐसा कुछ फॉर्म है। उसमें आपको भर के देना पड़ता है कि भाई मेरी सालाना बैंक इंटरेस्ट की कमाई 10,000 के नीचे है या 10,000 के ज्यादा है। अगर 10,000 से नीचे तो फिर बैंक आपको परेशान नहीं करती, डिक्लेरेशन मान लेती कि चलो ठीक है। लेकिन 10,000 से ज्यादा आपकी कमाई आप डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे पैन कार्ड दे रहे हैं आप बोल रहे हाँ दे रहा हूँ, ठीक है, 10% कट जाएगा। अगर आप बोलते नहीं पैन कार्ड नहीं दे रहा हूँ लेकिन मेरी 10,000 से ज्यादा है, तो बैंक आपका 30% टीडीएस काट के बाकी का ब्याज आपको दे देगी। तो टीडीएस पहले ही कट जाता है। और किसी वजह से आपको लगा कि मेरे 10,000 से कम होगी, आपने दे दिया, ज्यादा हो गई, तो फिर साल के अंत में जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, तो जितनी इंटरेस्ट की आपकी कमाई है उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे। ठीक है, 10,000 तक की तो छूट मिल जाएगी, उसके ऊपर का जो है उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपकी जो टैक्स स्लैब है 10% की है, 20% की, 30% की, जो भी टैक्स स्लैब है, उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो
अब ये सब चीज समझने के बाद मुझे ये बताइए कि फिर ये बेस्ट ऑप्शन है किसके लिए, सूटेबिलिटी इसकी क्या है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। अगर आपको 5 साल तक पैसे की जरूरत नहीं है और आपको ये लगता है कि आपकी कमाई बैंक के ब्याज से जो होनी है वो 10,000 से कम होनी है, तो आप ये एक ऑप्शन देख सकते हैं। क्योंकि आपके लिए अगर आप टैक्सेबल लिमिट में नहीं आते हैं और आपको इन द सेंस की मतलब आप हायर लिमिट में नहीं आते हैं, तो आपके लिए फायदे की बात है और आपका पीरियड छोटा हो जाता है 5 साल का, और आपको एफडी रखनी है। देखिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिहाज से पीपीएफ और एफडी में कोई खास फर्क नहीं, बल्कि पीपीएफ ज्यादा सिक्योर माना जा सकता है क्योंकि सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से गारंटीड है, ये बैंक से गारंटीड है और यहाँ पर भी सिक्योरिटी लेवल लगभग बराबर है। इस पे आपको बता रही कि आपको टैक्स सेविंग मिलेगी और ब्याज मिलेगा, तो उस मामले में दोनों एट पार हैं। लेकिन पीपीएफ क्यों ज्यादा आपके लिए अट्रैक्टिव है? क्योंकि ब्याज की कमाई पर भी छूट मिल रही है। इनफैक्ट ये मेरा अगला ही सवाल था कि दोनों ऑप्शंस तो हमने समझ लिए, टैक्स सेविंग ऑप्शंस में ही आ रहे हैं। मैं तो नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इन दोनों में बेस्ट कौन सा है? इन दोनों में से बेहतर तो नेचुरली मुझे तो पीपीएफ ही लगता है, क्योंकि और मैंने इसलिए बताऊं, मैंने अभी तक कभी टैक्स सेविंग एफडी ली नहीं। उसका रीजन सिंपल है कि मैं जब जो भी ब्याज की कमाई हो रही है उस पर क्यों टैक्स भरूं। सही बात है, सिंपल बात। तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 5 साल के पहले उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, हालांकि इसमें भी 6 साल बाद ही कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 3 ये है कि टीडीएस का झंझट है, और जाहिर सी बात है कि मैं तो अगर डालूंगा तो मैं तो टीडीएस वाली स्लैब में आ जाऊंगा। तो एफडी में झंझट है, 15G भरिए, डिक्लेयर करिए, वो सारे झंझट है। हिसाब किताब रखिए टीडीएस का, इधर कोई झंझट नहीं है वो। अच्छा, तीसरा ये कि जब भी आप पैसा निकालोगे तब आपको पीपीएफ में कोई पैसा लगना नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि पीपीएफ में एक और फायदा ये है, ब्याज पे ब्याज मिलता है। हाँ, और वो भी टैक्स फ्री। तो हर महीने आपका जितना कॉर्पस हुआ उस पर ब्याज पे और ब्याज। तो सोचना 8.1% जो है ना पीपीएफ में, वो कंपाउंडेड है। एक बार नहीं, इसमें आप जो लोगे वो कंपाउंडेड नहीं है। तो इसमें सिंपल आ जाएगा कि आप 5 साल बाद आपको इतना मिलना है। है ना, वो आपको पता है साहब। हाँ, तो इसीलिए जनरली आपने देखा होगा हार्डली कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होगा जो अपने क्लाइंट को कहेगा या अपने इन्वेस्टर को ये कहेगा कि आप टैक्स सेविंग एफडी खोलिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए टैक्स सेविंग एफडी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है पीपीएफ के कंपैरिजन में। पीपीएफ की एक ही नेगेटिव है इससे कंपेयर करें तो वो एक टेन्योर लंबा है, मिनिमम 15 साल तक आपको चलाना पड़ेगा, फर्क उतना ही है। एग्जैक्टली। बस उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नेगेटिव जो है पीपीएफ का वो ये कि ब्याज दर हर 3 महीने में बदल सकती है। एफडी में एक बार आपने इसमें फिक्स कर दिया, 5 साल तक आपकी एफडी हिलेगी नहीं। मतलब वो बेसिकली कैलकुलेशन आपके सामने के, ओके इतने में मैंने अपना लॉक इन कर दिया है, तो 5 साल बाद इतना पैसा मुझे इतना मिले, तो मुझे पता है कि मेरे हाथ में कितना आएगा। तो पैसा मुझे पता है। पीपीएफ में हो सकता है ब्याज दरें तेजी से कम ज्यादा हो जाए तो उसका फर्क पड़ता है। ज्यादा हो जाए तो हमें कोई आपत्ति है नहीं, लेकिन कम वो प्रॉब्लम है कि ज्यादा होती नहीं, कमी होती है। और जब कम होती है तो फिर थोड़ी सी अनिश्चितता रहती है कि मैं आज सोच रहा हूँ कि 8%, 8.25% मिलेगा, 8.1% एग्जैक्टली जो अभी चल रहा है। हो सकता है अगली तिमाही में, अभी जिस तरह से आप देखिए किस तरह से बड़े बड़े बैंक्स ने सबने एफडी पर, डिपोजिट्स पर, लोन पर ब्याज दरें कम किए, तो वो कम कर सकते हैं। तो हो सकता है 0.5% गिर जाए, यू नेवर नो। जैसे सरकार इस मामले में थोड़ा सेंसिटिव है। पीपीएफ की ब्याज दरें बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लोगों के लिए पॉपुलर वे ऑफ पुटिंग योर मनी, और पेंशन के तौर पर लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़ा फर्क है। ऑलराइट, तो पहला कदम सीजन 2 के इस एपिसोड में आज इतना ही। हमने अभी समझा कि पीपीएफ और बैंक फिक्स डिपॉजिट्स में आपको किस तरह के फायदे हो सकते हैं और आपके लिए वो सूटेबल है कि नहीं। अगले एपिसोड में हम जब लौटेंगे तब इसी पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, टैक्स सेविंग के और ऑप्शंस के साथ, मिसाल के तौर पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स और कुछ ऐसे ही विकल्पों पर हम चर्चा करेंगे और आपके लिए वो कौन से बेहतर हैं। सीएनबीसी आवाज आपको ये सब बताएगा। आपको बता दें कि अब जो पिछले सीजन के सारे एपिसोड्स हैं वो अब यूट्यूब पर भी मौजूद हैं। आपने अगर कोई एपिसोड मिस किया है आप उसे वहां देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए, देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.